हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल कर रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत एमसीक्यू पैटर्न बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए गिवन है। ठीक है, तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और हालांकि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको अपने करेंगे। आज 8-10 क्वेश्चंस हैं जो यूनिट सेकंड आपकी मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्सेस उसका है। ठीक है, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, उसके क्वेश्चंस हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि केंद्रीय बलों की प्रकृति क्या होगी, द नेचर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस क्या होती है। अपकेंद्रीय, संरक्षी, असंरक्षी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सेंट्रीपिटल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं, वो कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब संरक्षी बल क्षेत्र होते हैं। ठीक है, संरक्षी और असंरक्षी इस यूनिट में, हालांकि देखो मैंने ये वाली यूनिट है जो ये करवाया नहीं रखी, ऑनलाइन पढ़ा नहीं रखी, लेकिन मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपने ये वाली यूनिट कर रखी है। ठीक है, तभी एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये वाली यूनिट के स्टार्टिंग में ही आता है संरक्षी असंरक्षी बल। तो केंद्रीय बल जो होते हैं वो संरक्षी होते हैं, मतलब सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्षेत्रीय वेग होगा यानी रेडियल वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो रेडियल वेलोसिटी या क्षेत्रीय वेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, 1/2 और आर स्क्वेयर, और यहाँ पर आता है डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, डी थीटा बाय डी टी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेंट्रल फोर्सेस में इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती होती है। ठीक है, कांस्टेंट आती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, बुक वाले ने 2-3 ऑप्शन सेम ही दे रखे, देखो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, ये भी और ये भी, लेकिन आपको बस क्वेश्चन पर फोकस करना है कि अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको क्या करना है, ये वाला आंसर देना है। कई क्वेश्चंस में मिस प्रिंट है, जो मैं बुक लाया हूँ उसी में से करवाता हूँ, तो उसमें है ऐसे कोई क्वेश्चंस। फिर देखो कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के समीकरण का सामान्य हल क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन वो पूछ रहा है कि केंद्रीय बलों के प्रभाव में या सेंट्रल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है, ये क्या होती है, अवकल समीकरण होती है एक तरह की, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर भी इन्होंने 2-3 जो सिंबल्स हैं उससे यानी कि छेड़छाड़ कर रखी है इन्होंने, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस यू, प्लस में यू आता है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, और यहाँ पर आता है आगे माइनस एम अपॉन जे स्क्वायर यू स्क्वायर, जे स्क्वायर यू स्क्वायर, और यहाँ पर आता है F1/u। ठीक है, अगर आपको कोई ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें से तो आप वो वाला देख लो, नहीं तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आंसर टिक करोगे इसका। ठीक है, तो माइनस किसी में नहीं है, माइनस इन्होंने क्या कर दिया, शायद लाइन के साथ मिक्स ही कर दिया यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो ये वाला आंसर होगा। हालांकि पहला ऑप्शन ये म्यू नहीं है, ये यहाँ पर यू ही आएगा। ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है इसमें, लेकिन आपको मेन मकसद ये है कि आप ये वाली इक्वेशन को याद रखो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होती है। फिर नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है कि फॉर सेंट्रल फोर्सेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम शोज द इनवेरियंस ऑफ, केंद्रीय बलों के लिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम किस राशि की निश्चरता को व्यक्त करता है। मतलब अभी बताता हूँ, लेकिन ऑप्शन देख लो, क्षेत्रीय संवेग, क्षेत्रीय विस्थापन, क्षेत्रीय वेग और क्षेत्रीय त्वरण, एरियल मोमेंटम, एरियल डिस्प्लेसमेंट, एरियल वेलोसिटी और एरियल एक्सेलरेशन। मतलब कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, सॉरी लीनियर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर, मैंने गलत लिख दिया, एंगुलर। ठीक है, एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी कंजर्वेशन का लॉ अपने को कहता है dj अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और j की वैल्यू अगर आपने पढ़ रखी हो तो j की वैल्यू सेंट्रल फोर्सेज वाले में आई थी mr स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है डी थीटा अपॉन में
डी टी, क्योंकि J इज इक्वल टू वैसे जनरल फार्मूला आई ओमेगा होता है और आई की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो वहीं से आ जाता है एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। और जब अपने क्या करेंगे इसको यहाँ पर पुट करेंगे और 1/2m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लास्ट पे फाइनल जब अपने आंसर निकालेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी टी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इस जे की वैल्यू यहाँ पर रखो, इसको 1/2m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नीचे वाला 2m इस m से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो एक m है वो उधर दूसरी साइड चला जाएगा। सॉरी, दोनों साइड अपने क्या कर देंगे, इधर भी और इधर भी वैल्यू पुट करके 2m 1/2m से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा और दूसरी साइड जब आप करोगे तो लास्ट में आपके पास ये आंसर बनेगा कांस्टेंट। अब ये क्या चीज़ होती है, ये होती है एरियल वेलोसिटी। तो मतलब यहाँ पर एरियल वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है जब आप क्या करते हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करते हो सेंट्रल फोर्सेज के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, समझ आई इतनी बात। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है कि जड़त्वीय द्रव्यमान mi और गुरुत्वीय द्रव्यमान mg में क्या संबंध है। ठीक है, आपने दो तरह के द्रव्यमान, द रिलेशन बिटवीन इनर्शियल मास mi एंड ग्रेविटेशनल मास mg, आपने दो तरह के इसमें जो मासेज हैं वो पढ़े हैं इस वाले चैप्टर में, कि एक तो क्या होता है इनर्शियल मास होता है और एक ग्रेविटेशनल मास जिसको अपने वेट भी बोल देते हैं, W=mg से इसको शो करते हैं। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो एक रिलेशन जो आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि दोनों जो मास होते हैं mi और mg, ग्रेविटेशनल और जो आपके पास क्या है इनर्शियल मास है, जड़त्वीय द्रव्यमान है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है। और दो क्वांटिटीज का रेशियो कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। कांस्टेंट का मतलब अगर इसको आप डबल कर दोगे तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो इन दोनों का जब रेशियो कांस्टेंट रहता है, अब आप कहोगे कि सर ये वाला कैसे है, तो आप CBH की बुक खोल के देखो, जहाँ पर ये दोनों टॉपिक है वहाँ पर ये वाला रिलेशन लिखा हुआ है और उसी से अपने क्या कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर छठा क्वेश्चन जो कि आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो क्या क्वेश्चन आपके पास, ग्रहीय गति के लिए केपलर का तृतीय नियम क्या होगा, द थर्ड लॉ ऑफ केपलर फॉर प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर आपको बताना है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए क्यूब के। ठीक है, ए यहाँ पर क्या होता है आपके पास, ए होता है रेडियस और टी होता है यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड, मीन रेडियस जो होती है ए, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, इसके इक्वल होता है थर्ड लॉ ऑफ केपलर प्लेनेटरी मोशन। फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है कि यदि आवेशित कण का नाभिक पर संघात प्राचल शून्य है तो प्रकीर्णन कोण क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को मेरी मानो तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लगा लो। ठीक है, पेपर के लिहाज से। तो देखो संघात प्राचल शून्य तो प्रकीर्णन कोण क्या होगा, इफ इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल फॉर ए न्यूक्लियस इज 0 देन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, 0 है, आपको गिवन वैल्यू है, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग आपको फाइंड करना है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले जो इम्पैक्ट पैरामीटर या संघात प्राचल है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसमें ये कौन सा आपका टॉपिक आ गया, ये आ गया रदरफोर्ड वाला। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट करवाया था, तो तब वहाँ पर क्या था कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या है कि जो गोल्ड के एटम्स हैं उसके न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हैं, जिसको अपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोलते हैं, मतलब कि निकटतम पहुंच की दूरी भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से संघात प्राचल ये बी की वैल्यू आती है और ये वाली वैल्यू होती है 2ZE² और अपॉन में 4πε0 mv0² और यहाँ पर आ जाता है कोट 5/2। अब आपको इसकी वैल्यू क्या है, 0 गिवन है।
कि ये बी की वैल्यू आपको 0 गिवन है, तो आपको एंगल पूछा है, एंगल क्या होगा। तो अब देखो ये वाली वैल्यूज में तो कोई भी 0 नहीं हो सकती, ना ही मास 0 हो सकता है, ना ही वेलोसिटी, ठीक है, जेड भी 0 नहीं हो सकता, ई भी 0 नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि कोट जो 5/2 है, कोट 5/2 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो कोट 5/2 की वैल्यू 0 डिग्री है। तो अब आप देखो कि कोट जो होता है tan का इनवर्स होता है, ठीक है, tan का क्या होता है, इनवर्स होता है। अब देखो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कोट 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। कोट क्या होता है, tan का इनवर्स, कोट 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब यहाँ पर आपका जो एंगल है 90 डिग्री होगा, तब इसकी वैल्यू 0 आएगी, 0 डिग्री नहीं, सॉरी, ओनली 0 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 90 लाने के लिए आपको यहाँ पर 180/2 रखोगे, तो तभी 90 डिग्री आएगी। तो इसका मतलब जो यहाँ पर फाई की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। कई बच्चे 90 लगा देते हैं जल्दी जल्दी में। देखो 90 कोट की कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंगल आप देखो हाफ है, कोण यहाँ पर आधा है, ठीक है। तो इस कारण फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अब ये कहता है कि संघात प्राचल अनंत है, तो प्रकीर्णन कोण क्या होगा। तो अब देखो कोट 5/2 की वैल्यू क्या है आपके पास, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट कब होती है, जब फाई की वैल्यू आपके पास क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्योंकि tan 0 क्या होता है आपके पास, tan 0 डिग्री अगर मैं बात करूं तो वो 0 होता है, और कोट 0 डिग्री मतलब 1/tan 0 डिग्री, ठीक है। तो मतलब 1/0 मतलब इनफाइनाइट इसकी वैल्यू, तो मतलब कोट 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू यहाँ पर 0.2 रखेंगे, तो 0 डिग्री। तो मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर बी आंसर आएगा। क्या आएगा, तो जो 5/2 की वैल्यू या फाई की वैल्यू वो क्या है, 0 डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन कि एक कण दीर्घवृत्त में उसकी नाभि की ओर केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है भी क्वेश्चन, यानी कि बड़ा सॉल्व करने में बड़ा क्वेश्चन है ये। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत कम उम्मीद रहती है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है एक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, कोई एक आधा एग्जामिनर डाल दे भी, चलो सारे आसान हो रहे हैं, एक थोड़ा सा मुश्किल डाल देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो अगर तो आपको सोल्यूशन आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, ठीक है। क्या आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक कण दीर्घवृत्त में उसकी नाभि के केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है, यदि v1 v2 क्रमशः दीर्घाक्ष के सिरों पर कण का वेग है तो v0, लघु अक्ष के सिरे पर कण का वेग है तो v0, v1 v2 में संबंध क्या होगा। ए बॉडी इज मूविंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्सेज if v1 and v2 are velocity at the ends of semi major axis and v0 at the end of semi minor axis, then relation between v0 v1 v2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर आप करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी सीबीएच की बुक है, ठीक है, सीबीएच की बुक, उसका इंग्लिश मीडियम में एग्जाम्पल नंबर 10 है सॉल्व्ड, ठीक है, ये वाला। और हिंदी मीडियम की जो बुक है, हिंदी मीडियम में आपके पास 2.54 पेज नंबर पर, हिंदी मीडियम 2.54, क्योंकि सेकंड चैप्टर है उसका 54वां पेज है। और इंग्लिश मीडियम की जो मेरे पास बुक है 296 नंबर पेज पर ये वाला एग्जाम्पल है, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। आंसर आपको बता देता हूँ, अगर तो सोल्यूशन याद करना है, मतलब आपको वास्तव में क्वेश्चन को समझना है तो आप सोल्यूशन से समझ सकते हो, नहीं तो आप क्या करना, डायरेक्टली इसका आंसर याद रख लेना, जो कि आपके काफ़ी काम आएगा। समझ आई बात, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कि r इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा समीकरण द्वारा निर्देशित पथ में गतिशील पिंड पर कार्यरत केंद्रीय बल सूत्र में दूरी के घात के होता है। सेंट्रल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग इन ट्रेजेक्टरी डिफाइंड बाय द इक्वेशन r इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा इज प्रोपोर्शनल टू। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, जो आपकी सीबीएच की बुक है उसमें सॉल्व्ड है, एग्जाम्पल नंबर 2, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ही सॉल्व्ड है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो अब आपको इसका यानी कि मैं कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पर करवा सकता, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि इसमें अपने क्या करते होते हैं कि आपको r इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा
इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आर को यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी मानी होती है यू, जो कि होती है 1/r, ठीक है। इस u से आपको क्या करना है, du/d निकालना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड में ये, ठीक है। d²u/d² आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब जब आप इस इक्वेशन से देखो u की वैल्यू निकालो, 1/r आ जाएगा, तो 1/a cos²θ यानी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/a sec²θ। अब उससे du/d² निकालो, फिर d²u/d² निकालो, तो जो आपके पास d²u/d² की स्क्वायर आएगी, इसकी वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ 2/a 3 sec4θ और माइनस में 2 sec²θ इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन लिखनी है F1/u के लिए, सेंट्रल फोर्सेस वाली, वो u एंड d²u/d², ये दोनों यूज होंगे इसमें, ठीक है। जो F1/u जो सेकंड क्वेश्चन आज का किया है, उस इक्वेशन में आपको इन दोनों की वैल्यू लिखनी है। तो F1/u में एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, इक्वेशन आएगी। तो अब 1/u को आपको क्या लिख देना है, FR लिख देना है, और जो लास्ट में इसकी क्या आ जाएगी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 1/r⁴ इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है आपको कि जो u = 1/r मानना होता है, फिर du/d², फिर d²u/d² निकाल के फिर आपको क्या करना होता है, जो सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन है F1/u वाली, उसमें इस वैल्यू को पुट करना होता है, और वहाँ से F1/u की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है u की टर्म में। फिर u की जगह पर आपको क्या लिख देना है, 1/u की जगह r लिख देना है, और r और f में आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो f आपका किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, 1/r⁴, जो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो कंप्लीट सोल्यूशन मैं इस कारण नहीं करवा रहा कि एक एक स्टेप करके क्वेश्चंस का, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतने लेंथी क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे जो एग्ज़ाम है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन करो जो आप डायरेक्टली याद रख सको, ठीक है, डायरेक्टली आपके दिमाग में फिट जाए। और हालांकि मैं एक्सप्लेनेशन करने की पूरी ट्राई करता हूँ, तो वीडियो आपको पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर करना। आज की वीडियो में इतने 10 क्वेश्चन ही अपने करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपने मिलते हैं। और एक चीज़ और कि बहुत जल्द क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स जो फाइनल ईयर के हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स भी फाइनल का है, बीएससी फाइनल। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में जो हर एक यूनिवर्सिटी है उसमें हर एक ईयर में 3-3 बुक्स लगती हैं, ठीक है। जनरली जो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में तो यही सिस्टम है, चाहे वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर वाली है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जयपुर, चाहे वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, चाहे वो शेखावट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो GGTU है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है। हर एक यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि लगभग 3 पेपर ही लगते हैं। अब हालांकि सेमेस्टर सिस्टम में 2-2 पेपर का सिस्टम कर दिया इन्होंने कि फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर लगेंगे, फिर सेकंड में। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, आपको हमेशा बता दूं मैं कि जो बीएससी है इसका फिजिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स कभी नहीं चेंज होगी। मान लो जो न्यूटन ने लॉ दिया है ग्रेविटेशन का, वो ग्रेविटेशन का लॉ चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ लो, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे फाइनल में, क्लास से उसका कोई लेना देना नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि जैसे मेरा जो एरिया आता है हनुमानगढ़, जो मेरा ज़िला है, ये एरिया बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। यहाँ पर सारे कॉलेज में बीकानेर यूनिवर्सिटी का सिलेबस चलता है, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में लगती है, हो सकता और यूनिवर्सिटी में किसी में सेकंड ईयर में लगे। लेकिन एक बात बताओ कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है या अपने पढ़ रहे हैं कोरियोलिस फोर्स है, वो तो सेम ही रहेगा ना टॉपिक, वो चेंज तो नहीं होगा। अगर मान लो किसी में फर्स्ट ईयर में लगता है, किसी में सेकंड ईयर में, तो यही चीज़ आपको कह रहा हूँ, साइंस का ये बेनिफिट होता है। आप क्लास ना देख के किस पर फोकस करो, टॉपिक देखा करो वीडियो का। मैं थंबनेल में टॉपिक डाल देता हूँ, तो वो टॉपिक देखा करो आप। तो और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर जरूर किया करो, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।